दर्शकों ने भी देखा होगा शार्क टैंक इंडिया काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पे रिटेल निवेशक हैं जो कि स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उनको एक म्यूचुअल फंड्स का इंडिया में स्टॉक मार्केट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्टेड है, तो जी। जो एनएससी, बीएसई अपने एक्सचेंजेस हैं, तो नेक्स्ट नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट और दोस्त अक्षय और स्वागत है दी ओरिजिन शो नॉलेज स्टार्ट्स हियर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आईएम कोलकाता के अलमुनाई भी हैं। उनका नाम है मिस्टर हर्षित महावर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स क्या हैं म्यूचुअल फंड के, कैसे हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें रिटर्न ला सकते हैं, कैसे हम लोग आगे और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स सेविंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में एंड मैनी मोर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। और वेट, please subscribe the channel also if you like these kind of videos to gain your learning process। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। हेलो सीए हर्षित सर, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम ऑल गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड हर्षित सर। तो सर आप कुछ फंडा बताएंगे जैसे इस एपिसोड के एंड होने से पहले मेरा पैसा डबल हो जाए। जी, अक्षय में जी पैसे डबल होने की थे, बट एक पैसे को एक कैसे हम काम में लगा सकते हैं या पैसा हमारे लिए पैसा से पैसा बना के दे, मैं इसकी चीज़ आपको डेफिनेटली बता दूंगा। और जी। अगर आप सोच रहे हैं कि 21 दिन में पैसे डबल वाली कोई बात हो रही है, तो मैं वहाँ डेफिनेटली क्रॉस की बात बोलूँगा कि हमें एक प्रॉपर डिसिप्लिन के थ्रू जाना चाहिए और क्या राइट स्ट्रैटेजी है, राइट अप्रोच है, हम उनकी बातें कवर करेंगे। आई वुड लाइक टू एप्रिशिएट ऑल्सो यू कि आपने एक फाइनेंस की बात को लोगों के लिए एक सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए इनवाइट किया, और एक जी बहुत ही अच्छा आपने निवेशकों के हित के लिए आपने रखा है सेशन। जी सर। हर्षित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जोक्स अपार्ट में करा था एंड थैंक यू। आई नो एक्चुअली में फ्रैंकली स्पीकिंग सीए वेरी बिजी होते हैं क्योंकि उनके पास उनके क्लाइंट्स इतने होते हैं, उनको संभालना होता है और नंबर्स का इज ऑल अबाउट नंबर वर्क और अप टू डेट रहना पड़ता है। बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू नो ये वेल्थ फंडास वेंचर है क्या एक्चुअली में, वेल्थ फंडास के बारे में। सो बेसिकली ऐसे आप देख रहे हैं कि निवेश की दुनिया में आज के डेट में इतने सारे नए निवेशक मार्केट में आ गए हैं, तो उसके लिए हमने बेसिकली रखा है कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती है इक्विटी मार्केट्स में और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में, और मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में, तो फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली हम अवेयर प्रोवाइड कराते हैं, और कौन कौन से इन्वेस्टिंग ऑप्शन है जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एसआईपी, टैक्स सेविंग्स और बाकी अदर इन एरियाज में। तो उन सब की जी जो हम इन्वेस्टर के पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बेसिकली वी यूज टू प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन। हम किसी पैसे को आपको किस एसेट क्लास में हम कितना कितना पैसा रख सकते हैं, रिस्क को मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं वेल्थ फंड। जी। बिफोर गोइंग फर्दर, पहले मैं जान चाहता हूँ क्योंकि फाइनेंस इज अ वेरी बिग यू कैन से ओशियन। तो अभी वी स्टार्ट फ्रॉम अ लिटिल बिट टू स्टार्ट द स्विमिंग सो दैट हमारे जो जो ऑडियंस है वो समझ सकें। सर पहले बताइए म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं जैसे म्यूचुअल फंड ये होता है या आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए या वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले बेसिक, मुझे पता है बेसिक पे वीडियोस ऑलरेडी लोगों को पता है, बट स्टिल बेसिक बताने के लिए बहुत से लोगों को भी अभी भी बेसिक क्लियर नहीं होता, क्योंकि सर अपने अपने तरीके से बताते हैं। हाँ, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है जो मेरे पास भी काफ़ी निवेशक आते हैं पूछने के लिए। तो जी बेसिकली अगर बात करो म्यूचुअल फंड्स में 2 टर्म्स हैं। म्यूचुअल म्यूचुअल का मतलब आपस में हम सबका, और फंड्स का मतलब जी। जहाँ एक पूल ऑफ मनी है। तो म्यूचुअल फंड में अच्छा। क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। जो एक छोटा निवेशक है जिसके पास ₹100 भी हैं, चाहे जी 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ रुपए वाले भी निवेशक हैं। तो उन सब ने जी पैसा क्या पूल ऑफ फंड्स में करा। उसमें क्या है, फंड मैनेजर्स, एक्सपर्ट्स होते हैं, सीए, सीएफएस और बाकी एनालिस्ट होते हैं, उनकी पूरी टीम होती है, जो इस पैसे जी। को एक डिफाइंड जो भी उनका थीम है, उसमें वो हाँ इन्वेस्ट जी। करती है। वहाँ से जो गेन आता है, जो पूल ऑफ फंड से, फिर वो वापस निवेशकों को प्रोवाइड कराती है। तो इससे बेनिफिट बेसिकली क्या रहता है, बिकॉज़ आप सिंगल इन्वेस्टर होगा, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है और कई बार वो जी जी इन्वेस्टिंग में गलतियाँ कर देता है।
तो उसमें वहाँ जी, पर रिसर्च और एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो कि अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग उसमें निवेश करते हैं। दूसरे आपने वैसे पूछा एसआईपी। एसआईपी एक टेक्नीक है, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि हम सिस्टमैटिक, इसमें भी 3 वर्ड्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हम सिस्टमैटिक एक डिसिप्लिन अप्रोच के थ्रू हर मंथली किसी भी एसेट क्लास में आप निवेश करेंगे तो एसआईपी होगा। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो म्यूचुअल फंड का एसआईपी हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा है, आप हर मंथली ₹100 ₹1000 का गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, तो गोल्ड का एसआईपी हो जाएगा। सिल्वर ओह! खरीदना है आपको, तो सिल्वर की एसआईपी हो जाएगी। एसआईपी अच्छा। बेसिकली एक सिंपल टेक्नीक है, किसी भी हर मंथली किसी भी एसेट क्लास में निवेश करेंगे तो उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम बोलेंगे। मतलब जैसे पुराने ज़माने में हमारी जो माताएँ, मम्मीज़ हैं, वो पैसे जोड़-जोड़ के रखती थी। तो वो क्या होता है हुँ, जो जो सपोज़ हमने मम माँ मेरी माँ ने मेरी माँ ने सपोज़ ₹1000 जोड़ा हर महीने, हुँ। तो ₹1000 बस जुड़ता था, मतलब उसपे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता था। इसमें क्या है, इसमें आप जो कह रहे हो कि सपोज़ मैंने इन्वेस्ट किया तो सिस्टमैटिक एक वेल एजुकेटेड पीपल होंगे जिसको फंड को मैनेज करेंगे, उसपे रिटर्न लाके कस्टमर्स को देंगे, राइट? हाँ, तो बेसिकली निवेश का तरीका क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, नई चीज़ें इमर्ज होती जाती हैं, तो चीज़ों को करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो पहले लोग आरडी, बैंक, सेविंग बैंक में पैसा रखते थे, बट जैसे जी, लोगों को पता चला इक्विटी का नॉलेज, अब जैसे आप देखते हैं आज की डेट में जो लड़ाई जो है वो इक्विटी, शेयर होल्डर और ओनरशिप की है। आप में से आपके दर्शकों ने भी देखा होगा, शार्क टैंक इंडिया काफ़ी फेमस है। तो वहाँ भी जी, लोग क्या इक्विटी के पीछे हैं कि हमें कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, कंपनी ओनरशिप। तो म्यूचुअल जी, फंड्स के थ्रू भी अल्टीमेटली हम वही कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज़ में निवेश करके उनमें ओनरशिप खरीद खरीद रहे हैं। जी। तो मैं ऑडियंस को फिर से बोलता हूँ, इक्विटी मतलब यहाँ पे एक शेयर को लेके, एक प्रतिशत को लेके, मतलब कंपनी में कितने हिस्सेदारी है, उस प्रकार से सर यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो सर ये एसआईपी कितने टाइप के होते हैं? मतलब स्मॉल, मिड, लार्ज, ये होता क्या है? मतलब लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि जो भी फंड मैनेजर्स आते हैं अलग-अलग कंपनी से, दे जस्ट सेड कि सर आप इतना इन्वेस्ट, आपको आपको इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इसमें मिक्स ये होगा, मिक्स वो होगा। तो अभी वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो सिंपल आप कैसे समझा सकते हैं? कोई अब सपोज़ कोई कोई गाँव का आदमी आए आपके पास, हुँ। तो मैं सबसे समझ बेस गया आपका प्रश्न। बेसिकली आप पूछ रहे हैं कि लोगों के अंदर आज की डेट में कन्फ्यूजन है कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो हमारे लिए कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स टाइप्स हैं। जैसे कि जी, आपने बोला उसमें लार्ज कैप, जैसे लार्ज, बेसिकली अगर बात करूँ इक्विटी में, जैसे अगर एक जी, है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, तो इस टाइप से अलग-अलग वो, हैं। तो लार्ज कैप में बेसिकली क्या होगा, जो लार्ज बड़ी कंपनीज़ होंगी, जो टॉप 100 कंपनीज़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन होता है, तो उनको हम जी, लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनीज़, जिनका नाम आपने सुन रखा होगा, रिलायंस, जी, कोटक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एशियन पेंट्स, तो ये सारी लार्ज कैप कंपनीज़ होंगी। मिड जी, कैप कंपनीज़ कभी जो मझौली टाइप की कंपनीज़, मतलब जो जो 100 से 101 से 250 जो कंपनीज़ हैं, इंडिया में स्टॉक मार्केट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्टेड है, तो जी, जो एनएससी, बीएसई अपने एक्सचेंजेस हैं, तो नेक्स्ट जो 150 कंपनीज़ हैं, वो मिड कैप्स कंपनीज़ आएँगी, और बाकी जो जी, बची अपनी 250 1 एंड अबव, वो होंगी स्मॉल कैप कंपनीज़। इसमें ओके, भी क्या है, फंड मैनेजर के पास जो आपका थीम अलग-अलग कंपनीज़ का अपना बास्केट रहता है, लार्ज, मिड, जी, स्मॉल। फ्लेक्सी कैप में क्या होगा, इन तीनों में से मिक्स होगा, कुछ लार्ज कैप में पैसा अच्छा, होगा, कुछ स्मॉल कैप में होगा, कुछ मिड कैप में होगा। तो इस टाइप से बेसिस द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपकी स्कीम्स रहती है, उसमें निवेशक इन्वेस्ट करता है। जैसे ये हाइब्रिड क्या होता है सर? तो एक जो कैटेगरी और होती है, वो होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड्स में मल्टीपल कैटेगरीज़ होती है, बट फिर भी अगर हुँ, मैं इसको बोलूँगा 3 कैटेगरीज़ में अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट अगर जी, इक्विटी का जैसे हमने बात करी, कंपनी की ओनरशिप है, कंपनी की हिस्सेदारी। सेकंड हो गया जी, डेट। डेट का मतलब क्या हुआ, आपने किसी को उधार दिया, लोन दिया, और उसमें से लोगों ने जब इन्वेस्ट करके उसमें से जो ब्याज आया, इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट को आपने इंटरेस्ट एज़ अ अर्निंग्स करी, तो वो हो गया डेट फंड्स। तीसरा हो गया हाइब्रिड, का मतलब जो कुछ पैसा अपना इक्विटी में, कुछ पैसा डेट में, इन दोनों का मिक्स करके एक बंडल्ड प्रोडक्ट बना दिया। तो कुछ अच्छा, निवेशक जैसे जो हैं, जिनको फर्स्ट टाइम निवेशक हैं, जिनको इक्विटी का इतना एक्सपोज़र आइडिया नहीं है, तो जी, उनके लिए वो स्टार्टिंग अगर किसी को करना है, तो वो हाइब्रिड फंड्स के थ्रू भी जाते हैं। हाइब्रिड में भी मल्टीपल कैटेगरीज़ होती हैं। सिंपल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, इक इक्विटी हाइब्रिड फंड्स हो गए और बैलेंस एडवांटेज फंड्स, मतलब इस टाइप के कुछ फंड्स हैं, जो हाइब्रिड की कैटेगरी में आते हैं। जी। सर एक क्वेश्चन ये भी था कि सपोज़ कि मैं ना आपको मैं बताऊँ, मैं यहाँ पे लोकल बैंगलोर में बात करता हूँ गाँव वाले से।
ये मैं जहाँ मैं रहता हूँ वो विलेज है, इट्स नॉर्थ साइड ऑफ हुँ, बैंगलोर। तो यहाँ पे अभी लोग, मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड को लेके, यहाँ के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, दे नोज अबाउट द म्यूचुअल फंड एंड दे इन्वेस्ट इन दैट। बट इफ यू गो टू नॉर्थ साइड इंडिया में आप जाते हो तो उनसे पूछते म्यूचुअल फंड हो क्या है, वो उनको समझ में आता है म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत, बट वो ये कहते हैं उनका पैसा सेफ नहीं रहता, मतलब कोई पैसा लेके भाग जाएगा। तो उस मिथ पे आप कैसे लोगों का डाउट क्लियर कर सकते हैं? क्या अगर फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसा स्टार्ट एसआईपी थ्रू वेल्थ फंडास, तो उस मिथ को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि कोई भी पैसे लेके, कोई पैसे लेके भागता नहीं है, पैसा सिक्योर रहता है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि जो अपना पैसा निवेश हो रहा है वो कई सारी कंपनीज़ में निवेश हो रहा है। अगर मान लो अगर मैंने बात करी किसी लार्ज कैप फंड्स की, तो लार्ज कैप फंड्स भी क्या है 20 से लेकर 50-70 कंपनीज़ वो पैसों को निवेश करता है, अलग-अलग कंपनीज़ में। जो कुछ नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइस बट मैं किसी से एग्जांपल लेता हूँ कि किसी फंड ने 2% पैसा रिलायंस में डाल रखा है, 4% पैसा एक्सिस बैंक में डाल रखा है, एशियन पेंट्स में है, देन कंसाई नेरोलैक में हो गया, सीएट टायर्स, अपोलो टायर्स। तो इस टाइप की मल्टीपल तो आपका पैसा जो है मल्टीपल कंपनीज़ में निवेशित रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा सारा एक ही जगह जाएगा। तो हम यही बोलते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। अगर हिंदी में बोलें तो अगर आप किसी टोकरी में सारे अंडों को एक जगह नहीं रखना चाहिए। सो दैट जी। अगर आप अलग-अलग करके रखेंगे या फिर अगर बचपन में ही हमें सिखाया गया था कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सारे पैसे एक पॉकेट में नहीं रखने हैं। अगर आपको हाँ ऊपर जी। में भी रखना है, नीचे जो पॉकेट्स हैं, बाकी अलग-अलग सो दैट आपके पैसा अलग-अलग डाइवर्सिफ़ाई रहे। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इसी टाइप से रहता है। और अगर मैं बात करूँ डेट फंड्स में क्या रहता है, डेट फंड में भी आपका पैसा जो है 10 से लेकर 50-70 कंपनीज़ में निवेशित रहता है। तो उसमें भी फंड मैनेजर आगे लोगों को लोन देता है और वहाँ से लोन या एडवांस हो गया, तो वहाँ से जो इंटरेस्ट और अर्निंग्स आती है, वो आपको पास ऑन होती है। तो शॉर्ट ओके। टर्म में मार्केट्स वोलेटाइल हो सकती हैं। वैसे अगर मैं बात करता हूँ कि हर दिन पूर्णमासी भी आती है, अमावस्या अगर कोई बात करते हैं, अगर सिंपल आपने बोला बिल्कुल ईज़ी वे में, तो अमावस्या के बाद आपके आगे चलिए पूर्णमासी भी आएगी। हर दिन एक अगर बस। कहीं बारिश हो रहा है, तो बारिश के बाद अच्छे दिन भी सूरज भी आएगा। तो वैसे इक्विटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी डेफ़िनिटली हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में उसका ट्रेंड और ग्रोथ के इकोनॉमी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग लंबे समय में मार्केट जनरली अच्छा परफ़ॉर्म करती है। मतलब एक एक कॉमन बंदे के हिसाब से, मतलब ज़्यादा पैसा कमाना तो रिस्क लेना पड़ेगा। जल्दी शॉर्ट टर्म पे कमाना हो, अगर थोड़ा आराम से कमाना तो ये टू टेक अ लॉन्ग टर्म एसआईपी, उसके हिसाब से आप धीरे-धीरे मार्केट के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हुँ। राइट? कि बेसिकली सारा पैसा एक जगह नहीं डालना है आपको, हाँ। अलग-अलग अपने टाइम हॉराइज़न वाइज़ भी डालना है कि ये पैसे का रिक्वायरमेंट आपको कितने-कितने टाइम पीरियड पे है, कि ये जी। मेरा पैसा अगले 3 महीने के लिए मेरे को पैसा निवेश करना है, तो वो डेट फ टाइप के फंड्स में आता है। ये पैसा मेरा अगले 3 साल के लिए निवेशित है, तो हाइब्रिड वाला हो गया। इसी टाइप से जहाँ मेरा हॉराइज़न 5 साल, 7 साल, 10 साल या उससे ऊपर का है, तो वहाँ पर कुछ एलोकेशन इक्विटी का भी आता है। जी। थोड़ा एलोकेशन अपना गोल्ड एज़ अ एसेट क्लास भी रहता है। तो मतलब डाइवर्सिफाइड अलग-अलग एसेट क्लास में अपने को अलग-अलग टाइप तो अगर मैं सिंपल आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जी। अगर दिल्ली से लेट्स सपोज़ चंडीगढ़ ही आपको जाना है, किसी ने बोला हुँ। कि 120 की स्पीड से अगर हम चलेंगे और अगर मेरे पास रेड लाइट आया, टर्न आया, अगर मैंने नहीं गाड़ी की स्पीड को रोका तो टक्कर हो जाएगा। बट वही ऑब्वियसली। अगर आपने एक डिसिप्लिन वे में चलाया कि भई जब मेरे को स्पीड 80 तक पहुँचना है तो मैंने 80 भी रखा, जहाँ मेरे को 20 में आना है तो 20 भी रखा, तो हम एक टारगेट अपने टाइम बाउंड मैनर में अपने गोल तक पहुँच जाएँगे। तो सेम एज़ अ इक्विटी एज़ अ एसेट क्लास का और बाकी म्यूचुअल फंड का भी यही तरीका है कि अपने ठीक है। को डिसाइड अपना हॉराइज़न डिसाइड करना है कि मेरा किस ऑब्जेक्टिव और किस गोल के अकॉर्डिंग मेरा ये पैसा है। जी। थैंक यू आपने इस पे क्वेश्चन पे आपने थोड़ा डिटेल में बताया गाँव वालों को कि तब समझ भी आएगा। गाँव इट्स नॉट अबाउट गाँव, इट्स अबाउट द पीपल हू डोंट नो अबाउट द म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। भले जितने वीडियो तभी वो समझ नहीं पाते, कि जो लोकल आते हैं वो समझा नहीं पाते ठीक से। सर मैं एक और क्वेश्चन है, अभी भी आप लोगों को लगता है कि हमारे पापा मम्मी ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, हमने भी लिया हुआ है, बट अभी जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, इवन हमारे टाइप के लोगों को भी ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं इंश्योरेंस में। बस ये बोलते हैं इंश्योरेंस लेना तो एलआईसी है, सबसे बेस्ट है। कोई ये नहीं बोलता कि इंश्योरेंस किस टाइप के होते हैं और कौन सा इंश्योरेंस ज़रूरी है हम लोगों को, मतलब कौन-सी मेन चीज़ें हैं इंश्योरेंस को लेकर के। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ इंश्योरेंस के आपकी नज़र में कितने टाइप के होते हैं? ताकि लोग समझ सकें, उस हिसाब से अपना इंश्योरेंस टर्म को ले सकें। हुँ।
सो बेसिकली इंश्योरेंस इज़ नथिंग बट अ रिस्क ट्रांसफर या हेजिंग का एक टेक्नीक है। रिस्क ट्रांसफर का मतलब मैंने अपना रिस्क कुछ मैंने प्रीमियम दिया, उस प्रीमियम से मैंने अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी या थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। ये लेट्स सपोज़ मान लो किसी के कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस से कुछ भी केसेस हो गए, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आ सकता है। बट अगर आपने एक छोटा-सा प्रीमियम देके इंश्योरेंस कंपनी को अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ से आपको अगर क्लेम अमाउंट आता है आपको, तो आपकी फैमिली और आपके स्टिल सर्वाइवल हो सकेगा। बिकॉज़ अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स आर वेरी लेस। मतलब अगर जी। यंग एज में 15-20 हज़ार का प्रीमियम होगा, बट उसके अगेंस्ट में आपका जो कवरेज रहेगा, 10 लाख रुपए तक का भी कवरेज आपको मिलता है और इसके डिफरेंट-डिफरेंट स्कीम्स में उससे ज़्यादा भी रहता है। तो लोग आज की डेट में अपना मोटर इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं बिकॉज़ वहाँ पर लीगली ऑब्जेक्शंस हैं। लीगली ऑब्जेक्शंस की मैं अगर बात करता हूँ, तो लीगली अगर मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर आपको बिकॉज़ इन सम टाइम बाउंडेशन की वजह से आप करा रहे हैं, बट आपको अदरवाइज़ अपना संपूर्ण सुरक्षा रखना चाहिए। संपूर्ण जी। सुरक्षा में आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मोटर मोटर कार हो गया एंड देन अपना होम प्रोटेक्शन के लिए भी इंश्योरेंस होते हैं। तो इस टाइप से आपके पास क्या है, संपूर्ण सुरक्षा ग्लोबल कवर अगर आपके पास कवरेज हो आज की डेट में कोई लोगों के पास अगर कुछ अगर इलाज मैं बोलता हूँ अगर इंडिया में नहीं भी है, तो फॉरेन और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आज की डेट में आ गई हैं जो कि ग्लोबली ये आपको कवर करती हैं। बट वहाँ पर एक कि अच्छी एडिक्वेट हेल्थ पॉलिसीज लेने से पहले आपको एक प्रॉपर गाइडेंस का भी रिक्वायरमेंट आता है और प्लस एक इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पर हमें एक हमारे लिए कौन सा दी बेस्ट प्रोडक्ट है उसका रिक्वायरमेंट फॉर मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है सर, ठीक है। तो सर अगर किसी को भी कोई भी इंश्योरेंस लेना हो तो उसमें डिफरेंस होते हैं, मतलब कि एक मेडिकल होता है, एक व्हीकल का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक टर्म इंश्योरेंस होता है। तो हुँ। थोड़ा-सा हल्का सा मतलब सिंपल लाइनिंग में ये डिफरेंस क्या है? हेल्थ का भी अंडरस्टैंड कि मेडिकल को लेके। हेल्थ इंश्योरेंस जनरली अगर कोई काफ़ी बड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, लेट्स सपोज़ किडनी, लिवर में हो गया, एंजियोग्राफी हो गई, हार्ट अटैक आ गया, तो जी। या मेजर एक्सीडेंट्स हो गए, तो वहाँ पर आपका किसी का खर्चा आ गया 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, उसकी उसको 1 दिन से ज़्यादा अगर उसको वहाँ पर हॉस्पिटलाइज़ेशन रहा, तो जी। वहाँ पर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। प्लस उसमें क्या है प्री एक्जिस्टिंग कि लोग क्या है इंश्योरेंसेस को डिले डिले करते हैं, बट हमें इसमें डिले नहीं करना चाहिए कि वहाँ पर कुछ प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ और वेटिंग पीरियड होता है कुछ-कुछ इंश्योरेंस कंपनी में हाँ जो जी, कि हाँ काफ़ी जी। 2 साल से या 4 साल के बाद से होता है। जी, तो हमें जी। उन चीज़ का ध्यान डेफ़िनेटली रखना चाहिए और देन इस आपका जो टर्म इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस से जनरली कि अगर लेट्स सपोज़ जो एक मेजर जिन पर्सन के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी, मान लो अगर एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं और जी। अर्निंग मेंबर एक 35 ईयर का मेल है, जिनके ऊपर एक होम लोन भी चल रहा था उनका, बच्चों के जी, एजुकेशन जी। का भी लोन था, बट अगर वो मिस्टर एक्स नहीं रहते हैं किसी भी रीज़न से, तो अगर उन्हें टर्म इंश्योरेंस करा रखा है और तो अगर इंश्योरेंस कंपनी से जो भी क्लेम अमाउंट मिलता है, तो उनसे उनका लोन का जो पे ऑफ करना है, वो भी हो सकता है और प्लस उनके जो आज की डेट में घर के जो खर्चे हैं और बच्चों की फीस है, मतलब वो सारी चीज़ें भी कवर हो सकती हैं। मतलब इट्स जनरली जैसे मैंने स्टार्टिंग में यही बताया, इंश्योरेंस इज़ नथिंग मतलब रिस्क ट्रांसफर और हेज का टेक्नीक है कि हमने ओके। प्रीमियम देके अपने रिस्क को ट्रांसफर कर लिया, हाँ, ट्रांसफर कर कुछ भी दिया। एडवर्स सिचुएशन में वो मेरा काम आए। यहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं काफ़ी, क्लॉज़ेज़ होते हैं, तो उनमें देख के ही एक सही उसमें करना चाहिए। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था, जैसा आपको पता है कि इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हो रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में। तो क्या लगता है इंडिया का क्या फ्यूचर है, और इनसे और ऑल्सो एज अ लाइक इन्वेस्टर, लाइक अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, क्या वो स्टार्टअप पे कर सकता है? और वैसे क्या लगता है आपको, क्या फ्यूचर है इंडिया में स्टार्टअप्स का आगे चल के, आगे कमिंग 10-20 ईयर्स? तो इंडिया का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, जैसे आपने स्टार्टअप बोला कि आज की डेट में इंडियंस जो चाहते हैं ग्लोबली चाहते हैं अपने को और इंडिया प्लान कर रहा है नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन पे पहुँचने का इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, मार्केट कैप एंड ऑल और जी। आज की डेट में इंडिया का टैलेंटेड एक ग्लोबली टैलेंट है आज की डेट में इंडिया में और यंग इन्वेस्टर्स के अंदर है कि मेरे को नंबर 1 टॉप पोजीशन पहुँचना है, अपनी कंपनी को एक ग्लोबली लेवल तक किया जाना है। जैसे कि अगर हम क्रिकेट में भी बोलते हैं आज इंडिया का नाम
जो इंडिया की रैंकिंग नीचे थी पहले कभी, आज के डेट में हम नंबर 1 पोज़ीशन पे हैं और हर फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में इमर्ज हो रहा है। तो ऐसे ही इंडियन की कंपनीज़ भी हैव गॉन ग्लोबली। तो बहुत सारा पैसा इंडिया में आ रहा है और इंडियन के माइंडसेट के अकॉर्डिंग प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रोजेक्ट्स लगे हैं और आगे भी लगने वाले हैं। कल ही अपने नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और वो ग्लोबली, मतलब उससे इंडिया के रिकॉग्निशन काफ़ी नए-नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टअप्स में भी पैसा जो है ग्लोबली आ रहा है काफ़ी। और आज की डेट में से शार्क टैंक आप देखते ही होंगे, सब लोग क्या-क्या नए-नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम्स और इन सब के। और छोटी-छोटी, जैसे आपने बात करी कि टियर 3, टियर 4 सिटीज़ के पर्सन भी नए-नए लेके आ रहे हैं। तो वहाँ यूनिकॉर्न्स नए और भी इमर्ज होंगे, प्लस गवर्नमेंट का भी जो इनिशिएटिव है, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल डिजिटल करेंसी और नए-नए थीम्स जो इमर्जिंग आ रही हैं। इलेक्ट्रिक जी, व्हीकल थी में काफ़ी स्पेंडिंग हो रही है। देन हम आज की डेट में ऑटोमोबाइल में हमारी रैंकिंग पहले से काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। मोबाइल प्रोडक्शन में इंडिया एक सिग्निफिकेंट पोज़ीशन पे पहुँच चुका है और एक्सपोर्टर भी बन चुका है। एप्पल भी अब इंडिया में उसकी कुछ-कुछ सेटअप्स हैं। तो ऐसे मल्टीपल जी। चल रही हैं जो इंडिया को एक टेस्ला भी आने वाला है। हुँ। तो सर ये आपने अच्छी बात कही, लेकिन सर अगर फॉर एग्जांपल कोई कोई गाँव का बंदा हो या कोई शहरी बंदा हो जिसको स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो एज़ अ वेल्थ फंडर वेंचर विल हेल्प इन दैट? तो बेसिकली मैं उनसे बोलूँगा जो यंग ये निवेशक हैं, ये रिटेल निवेशक हैं जो कि स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जी, उनको एक म्यूचुअल फंड्स का रूट एक ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा सेफ है, कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ है। बिकॉज़ स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट में होते हैं, थोड़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व्ड होता है उसमें। बिकॉज़ ऑब्वियसली। कंपनीज़ अभी बहुत ही यंग स्टेजेस में है, उनको एक अडैप्ट करने में, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी है, मार्जिन्स भी मेंटेन करने हैं, डेट लोन्स भी उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कई बार जी, स्टार्टअप्स को लेना पड़ता है, चैलेंजिंग बिज़नेस होता है। तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ अब ज़्यादा रिस्क एपेटाइट वाला जो ये जो लिमिटेड रिस्क एपेटाइट वाला निवेशक है, उसको हुँ, म्यूचुअल फंड्स में अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं बेसिस द रिस्क, अलग-अलग थीम्स, जिसमें हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड में डेट हाइब्रिड भी है, इक्विटी हाइब्रिड भी है, बैलेंस एडवांटेज भी है। तो वहाँ से या फिर खाली प्योर डेट, इस टाइप से स्टार्ट करना चाहिए एज़ अ ओवरऑल। ओके। एंड देन जब उसका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है या उसके अकॉर्डिंग ही उसको स्टार्टअप्स वगैरह में निवेश करना चाहिए। नो डाउट स्टार्टअप्स में देयर कैन बी मोर रिवॉर्ड, प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, बट आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और पर्सनल फाइनेंस को देखते हुए ही स्टार्टअप्स में निवेश करना चाहिए। ये और जो आपने सही बड़ी कहा कि हुँ। सॉरी, सॉरी, यू सेइंग समथिंग? हाँ, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो स्टार्टअप्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, एआईएफ्स वगैरह में भी निवेश करते हैं, बिकॉज़ उनके पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट है कि अगर उन्होंने 10 स्टार्टअप्स में निवेश करा, अगर 3 अगर नहीं भी चले, तो उनके पास उसका लॉस बियर करने का पावर है। और अगर 1-2 चल गया तो हो सकता है उनका प्रॉफिट काफ़ी मल्टीफ़ोल्ड हो जाए। तो हमें वो ओके। चीज़ को कैलकुलेट करके ही इन्वेस्टिंग डिसीज़न लेना चाहिए। ये आपने सर अच्छी बात की, बिकॉज़ अभी क्या है ना, आप जहाँ भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि स्टार्टअप पे इन्वेस्ट, क्योंकि जब से शार्क टैंक शुरू हुआ है इंडिया में, तो लोगों को लगता है कि हम भी रुपए इन्वेस्ट करके थोड़ा, क्योंकि अभी क्या शार्क टैंक के बाद सबको बेसिक थोड़ा बहुत पता हो गया। अभी किसी गाँव में जाओगे या कोई स्मॉल सिटीज़ में जाओगे, दे अंडरस्टैंड कि शार्क टैंक क्या है, थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। तो उस चक्कर में क्या क्या होता है, आजकल लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। कुछ कभी कुछ न्यूज़ सुना था मैंने कि कोई एक बंदा सबके पैसे लेके भाग गया, स्टार्टअप को लेके। तो ये अच्छा हुआ आपने क्लैरिफ़ाई किया इन अ सिंपल लैंग्वेज में कि कैसे हमें शुरू करना चाहिए एज़ अ इन्वेस्टमेंट, एज़ अ फर्स्ट स्टेप। तो सर एक और क्वेश्चन था, आजकल डिजिटल करेंसी खूब चल रही है। पहले पहले बिटकॉइन था, अब इंडिया ने अपना शुरू किया, इंडिया ने अपना डिजिटल करेंसी। तो इसका फ्यूचर क्या है इंडिया मार्केट में? एंड इसका कुछ रिलेशन हो सकता है म्यूचुअल फंड से इन फ्यूचर अपकमिंग, ऐसा कुछ न्यूज़ आ सकती है? ये एज़ अ आपने स्टॉक काफ़ी मार्केट? आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट रखा, बिकॉज़ इससे अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2022 में ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर बात करी थी कि ये करेंसी इश्यू हो गई। और आज की डेट में ये एक बहुत अच्छा फैक्टर बनेगा इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल ग्रोथ में। एंड अभी जो है, जो रिटेल और 2 वर्ज़न में इसको इंट्रोड्यूस किया किया गया है। और
इससे बात करी थी कि ये काफ़ी इनोवेटिव रहेगा, एनकरेजिंग रहेगा डिजिटल बैंकिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और जी, प्रमोट करेगा इससे यूज़ ऑफ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। तो डिजिटल इंडिया की खुद की, बिकॉज़ अगर आप देख रहे होंगे कि लोगों ने बिटकॉइन और क्रिप्टोज़, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग उसमें इन्वेस्ट किया था, और कुछ निवेशकों ने अपना पैसा गँवाया भी, जो कि लास्ट में आए थे। यस, तो वहाँ पर उसमें लोगों ने देखा, प्लस आज की डेट में कुछ सारे प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं, कुछ ऐसे कॉइन्स भी थे जो आए और इंस्टेंट बंद हो गए, जहाँ पर लोगों की वैल्यू 90-90, 99-99% पैसे इरोड हो गए। फिर वहाँ पर तब गवर्नमेंट ने क्या हुआ, डिजिटल करेंसी इन सबको, बिटकॉइन, क्रिप्टोज़ को ट्रैक करने के लिए टैक्स भी लगाया उसपे। अब वहाँ पर उनको टैक्सेशन में भी नए लॉज़ इंट्रोड्यूस करे, और प्लस ओके, अब आरबीआई ने अपना इंडिया का डिजिटल करेंसी ई-रुपी भी लॉन्च करा है, जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा बढ़ावा होगा, और प्लस इंडियन इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस वापस जनरेट होगा। तो जैसे आप अपने फिजिकल करेंसी, फिजिकल कैश को एज अ लीगल टेंडर लेके आप यूज़ करते थे, ऐसे ही आपको डिजिटल रुपी जो आएगा, उसको भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब सोर्सेज के थ्रू जो पता चला था कि कि जैसे आपके पास ₹2, ₹10, ₹500 का, अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, अगर आपने किसी को ₹2000 का पेमेंट करा, तो आपको ये नहीं पता कि आपने उसको कौन से अमाउंट दिया। आपने 500 के 4 नोट दिए हैं या 100 के 20 नोट दिए हैं, तो आपको नहीं पता। बट आपने डिजिटल रुपी के थ्रू आप ये भी क्लिक करके उस आपको एक ऐप मिलेगा, जिसके थ्रू, वॉलेट के थ्रू, आप ये किसी को आपको सेंड करना है, तो आप ये उस पर डाल सकते हैं आपको कितना-कितना अमाउंट है। इसके ऊपर और जी, भी चीज़ें आरबीआई और बाकी चीज़ से क्लैरिफ़िकेशन आएगा, बट इनिशियल सोर्सेज़ के थ्रू इतना ये वो था। एंड देन जी, इससे इंडिया की बैंकिंग को और इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो गवर्नमेंट इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर भी काम कर रही है कि कैसे इस डिजिटल करेंसी को दूसरी ऐप्स और उनके थ्रू स्विच करा जाए। प्लस आपने इससे बात करी कि आज के डेट में कई-कई, इवन दो लास्ट 5-7 ईयर्स में काफ़ी ग्रोथ आया है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी। बस अभी किस सेक्टर में काम चल रहा है कि कुछ गाँव ऐसे भी हैं, कुछ रिमोट एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर इंटरनेट और कनेक्टिविटीज़ के इश्यूज़ हैं। तो वहाँ जी, गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग कि हम कैसे इस ई-रूपी को और ज़्यादा बेटर कर कर पाएँ, और जी। इससे इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में। दैट्स गुड। अब देखते हैं अभी क्या होता है फ्यूचर ई रुपीस का। वी होप विल बी द बेस्ट कमिंग इन द फ्यूचर। तो सर एक क्वेश्चन था, आजकल ना जो भी पैसा कमाता है, मतलब कम कॉर्पोरेट कंपनीज में जॉब करता है या नॉर्मल कहीं जॉब करता है, उनका मेन इशू होता है एक इनकम टैक्स। हर बात बात में टैक्स कटता है। तो म्यूचुअल फंड से हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे उनको टैक्स में रिबेट मिले? और ऐसा कोई स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा है, माइट बी फॉर बेसिक पीपल, जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकें, जिसको टैक्स रिबेट मिले एट द एंड? यस। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव था कि नए निवेशक मार्केट में जुड़े एक लंबी अवधि के थ्रू, कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बने, लोगों का पैसा एक लंबी अवधि के थ्रू इन्वेस्ट हो सके और वो उनकी एक एसेट बन सके। टैक्स इंसेंटिव्स क्या है फॉर सैलरीड इन्वेस्टर की, और सैलरीड और नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इन्वेस्टर्स और निवेशकों को प्रमोट करना, कि उनकी भी एक एसेट बन सके, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सके। और टैक्स में छूट पाने के लिए अब 1.5 लाख रुपए तक का ईएलएसएस टैक्स ओवर म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की हमने बात करी, वहाँ पर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ईएलएसएस टैक्स ओवर म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है, जहाँ पर हम 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट इन्वेस्ट करके, अगर कोई 30% टैक्स ब्रैकेट का इन्वेस्टर है, तो 45,000 रुपए के आसपास का वो टैक्स बचा सकता है। प्लस इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट है, तो जिसमें अगर 1 लाख रुपए तक का अगर प्रॉफिट होता है और 1 साल से ऊपर का पैसा है, तो 1 लाख रुपए तक की जो भी इनकम है वो टैक्स फ्री इनकम है उस पे। जी, तो इसमें अगर मैं बात करूँ ईएलएसएस का, अगर 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है, तो उसमें एग्जेम्प्ट का प्रिंसिपल लगता है। तो आपकी जो आपने निवेश करा, वो भी पैसा आपको टैक्स सेविंग के लिए हेल्प करेगा टिल 1.5 लाख रुपए एटीसी के अंदर। जी, आपने जो इनकम कमाई, अगर आपका 1 लाख रुपए तक का अगर प्रॉफिट है, तो वो भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। जी, और उसके ऊपर का जो प्रॉफिट है, उस पे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी पे। जी। तो
दर्शकों मैं क्वेश्चन पूछना ये रीज़न था बिकॉज़ एफडी से ही आप टैक्स नहीं बचा सकते और पीएफ के अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, जो सर ने बताया, तो उसके थ्रू भी आप पैसे बचा सकते हैं या अपना इनकम टैक्स में थोड़ा-सा रिबेट पा सकते हैं गवर्नमेंट से। थैंक यू हर्षित सर, आपने इतना टाइम देने के लिए। ये सर ईएस बोलिए। ईएसएस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई सारे फंड्स हैं, वो आप कनेक्ट कर लेंगे। तो वो मैं आपको बता दूँगा कि अपने प्लेटफ़ॉर्म भी है, जिसके थ्रू आप ईएलएसएस टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, वेल्थ फंडास के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जी। थैंक यू हर्षित सर फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई अंडरस्टैंड आप थोड़ा बिज़ी शेड्यूल है। वी हैव सम क्वेश्चंस विल डिस्कस इन फर्दर मैं सेशंस एक इन लास्ट में एक डिस्क्लेमर भी ड देना चाहूँगा, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड स्कीम रिलेटेड ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग एंड सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अपने रिस्क एपेटाइट और टाइम हॉराइजन के अकॉर्डिंग ही अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू, सो दैट आप बाकी निवेशों की तरह लॉसेस ना करें और एक लॉन्ग टर्म में अच्छी आप वेल्थ बिल्ड कर सकें। जी सर। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पक्का पसंद आई होगी। आई है ना? अगर आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? आप आते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी अराउंड। मैं फिर से बोल रहा हूँ ताकि लोग भूलें ना चैनल को। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और मैंने अभी आपने जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हर्षित महावर, उनके डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप उनके थ्रू भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और वीडियोस लेके आऊं और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट पे डिस्कशन करूं क्वेश्चंस को लेके, आप हम बता सकते हैं। आप मेरी जो ईमेल आईडी है वो मैंने मेंशन किया हुआ, उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे अपनी क्वेश्चंस भेज सकते हैं अलग अलग सेगमेंट को लेके। आई विल ट्राई टू गेट द आंसर फॉर यू इन अ सिंपल लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं टू ग्रो दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द पीपल अक्रॉस द ग्लोब सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, विल बी राइट बैक शॉर्टली।